हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे मशहूर लेखक ओ हेनरी की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, सैन रोज़ेरियो के दोस्त। ये कहानी ओ हेनरी की बहुत ही नायाब कहानियों में से एक है। इसका पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। और कहानी को शुरू करने से पहले वही एक पुरानी सी छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना कोई और देरी किए कहानी शुरू करते हैं। पश्चिम की तरफ जाने वाली गाड़ी सुबह 8:20 पर सैन रोज़ेरियो के स्टेशन पर रुकी। एक आदमी चमड़े का काला बैग बगल में दबाए गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से शहर की मुख्य सड़क की तरफ बढ़ गया। दूसरे लोग जो गाड़ी से उतरे थे वे या तो स्टेशन के पास के कैफे में चले गए थे या फिर सिल्वर गैलर सलून में या स्टेशन के आसपास चहलकदमी करने वाले लोगों में मिल गए थे। काले बैग वाले आदमी की चाल में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। वो कद में छोटा था लेकिन उसकी काठी मजबूत थी। बाल छोटे और हल्के रंग के, चेहरा चिकना और दृढ़, नाक पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा। उसने पूर्वी शैली के कपड़े पहने थे। उसकी मुद्रा स्थिर थी लेकिन वो पूरी तरह सजग और चौकन्ना दिखाई दे रहा था। 3 चौक पार करने के बाद वो शहर के व्यापारिक केंद्र के बीचों बीच आ गया। इस जगह पर एक दूसरी सड़क मुख्य सड़क को काटती है। ये चौराहा इसलिए सैन रोज़ेरियो के व्यापार का केंद्र बन गया है। इसके एक सिरे पर पोस्ट ऑफिस है और दूसरे पर रुबेंस्की की कपड़ों की दुकान। बाकी दोनों सिरों पर 2 बैंक हैं, फर्स्ट नेशनल बैंक और स्टॉकमेंस नेशनल बैंक। तेज चाल से चलता हुआ वो आदमी सैन रोज़ेरियो के फर्स्ट नेशनल बैंक में घुस गया। जब तक वो कैशियर की खिड़की के पास नहीं पहुंच गया उसने अपनी चाल धीमी नहीं की। बैंक का काम 9 बजे शुरू होता था लेकिन कर्मचारी आ चुके थे और अपने अपने विभाग का काम संभालने की तैयारी कर रहे थे। कैशियर अपनी डाक देख रहा था जब उसका ध्यान खिड़की के बाहर खड़े हुए अजनबी की तरफ गया। उसे देखकर उसने कहा, बैंक 9 बजे से पहले नहीं खुलेगा, और फिर से अपने काम में लग गया। इस तरह के जवाब उसे अक्सर लोगों को देने पड़ते थे। अजनबी ने बड़े ही शांत और स्थिर स्वर में कहा, ये बात मुझे मालूम है, क्या आप मेरा कार्ड देखने का कष्ट करेंगे? कैशियर ने खिड़की के सीखचों के बीच से उसका कार्ड लिया। उस पर लिखा था JFC नैटलविक, नेशनल बैंक निरीक्षक। कार्ड पढ़ते ही कैशियर चौंक पड़ा। अरे आप, प्लीज अंदर तशरीफ लाइए। मिस्टर नैटलविक, आप पहली बार आए हैं इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज अंदर आ जाइए। नैटलविक जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अधेड़ उम्र के गंभीर खजांची एडलिंगर ने बैंक के सारे कर्मचारियों से उसका परिचय करवाया। फिर उसने नैटलविक से कहा, हमें तो लगा था कि इस बार भी निरीक्षण करने मिस्टर सैम टर्नर ही आएंगे, क्योंकि पिछले 4 सालों से वही आ रहे हैं। व्यापार में आजकल मंदी है लेकिन हम समझते हैं आपको सारा हिसाब बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा। कैश तो इस वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आड़े वक्त में काम आने के लिए काफी है। निरीक्षक ने सधे स्वर में जवाब दिया, जी हाँ, मिस्टर सैम टर्नर नहीं आए क्योंकि कंट्रोलर के हुक्म के मुताबिक वो मेरे इलाके में गए हैं और मैं उनके इलाके में आया हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो सबसे पहले मैं कैश देखना चाहूंगा। नकदी का हिसाब रखने वाले आदमी का नाम था पेरी डोरसे। वो जानता था कि कहीं 1 पाई की भी गड़बड़ नहीं है, इसलिए उसके लिए डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा हड़बड़ा गया। वो सारे कैश को निकालकर निरीक्षण के लिए काउंटर पर रखने लगा। निरीक्षक के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी सख्ती, कुछ ऐसी फुर्ती और कुछ ऐसी निरपेक्षता थी कि उसके सामने पहुंचते ही धक धक होने लगती थी। ऐसा लगता था कि उसकी तीखी नज़र से कोई भी गलती छूटना असंभव है और ना ही वो खुद कोई गलती कर सकता है। नैटलविक ने तुरंत देखते देखते कैश की गड्डियों की जांच की और बिलों के साथ उनका मिलान किया। उसकी पतली पतली उंगलियां बड़ी तेजी से चल रही थीं। जब उसने सोने के सिक्कों की थैली काउंटर पर पटकी तो सिक्के बज उठे। फिर जब वो रेजगारी पर आया तो सारा वातावरण ही झंझनाहट से गूंज उठा। चांदी के बोरे उसने तराजू पर तोले। बीच बीच में वो हर कैश मेमो के बारे में डोरसे से पूछता जाता था। कुछ पिछले चेक्स और चार्ज स्लिपों के बारे में भी उसने पूछा। हालांकि उसके पूछने का ढंग काफ़ी शिष्टतापूर्ण था, लेकिन डोरसे का मुंह सूखा हुआ था और वो जवाब देते हुए बार बार हकलाने लगता था।
ये नया निरीक्षक पिछले निरीक्षक सैम टर्नर से बिल्कुल अलग तरह का था। सैम साहब इत्मीनान के साथ सिगार पीते हुए आते थे और दौरे के दिनों में सुनी हुई नई नई कहानियां सुनाया करते थे। डोरसे को अभिवादन करते हुए वो मजाकिया लहजे में कहते, और भाई क्या हालचाल है, तुम अभी तक यहाँ से गबन करके भागे नहीं हो। उसका ये दोस्ताना अंदाज सबको बहुत पसंद था। टर्नर का कैश की जांच करने का तरीका भी कुछ अलग ही था। नोटों की गड्डी पर एक अनुभवी आदमी की तरह उंगलियां चला दी और सिक्कों की 1-2 थैलियों को ठोकर मार दी। बस जांच खत्म हो गई। रेजगारी को तो वो हाथ तक नहीं लगाता था, उस पर नजर मारने तक की वो जरूरत नहीं समझता था। और जब उसके सामने खाने के लिए चिकन पेश किया जाता तो वो कहने लगता, मेरे लिए चिकन की क्या जरूरत है, मैं कोई मुर्गी पालन विभाग में थोड़ी काम करता हूं। और इतना कहकर वो खुद ही जोर से ठठाकर हंस पड़ता। टर्नर टेक्सास का रहने वाला था, साथ में बैंक के डायरेक्टर का पुराना दोस्त भी था। डोरसे को तो वो बचपन से जानता था। जिस समय निरीक्षक कैश गिन रहा था, बैंक के चेयरमैन मेजर टॉमस बी किंगमैन की काले घोड़ों वाली बग्घी बगल में दरवाजे के सामने रुकी। किंगमैन को लोग मेजर टॉम के नाम से जानते थे। वो अंदर आए, एक नज़र उन्होंने व्यस्त निरीक्षक पर डाली, फिर अपनी मेज पर आ गए और चिट्ठियां देखने लगे। इससे कुछ ही पहले बैंक में एक घटना घट चुकी थी जिसे निरीक्षक की तेज आंखें पकड़ नहीं पाई थीं। जिस समय निरीक्षक कैश के काउंटर पर बिजी था, एडलिंगर ने बैंक के नौजवान चपरासी रॉय विल्सन की तरफ आंख मारी और सामने के दरवाजे की तरफ थोड़ा सा सिर हिलाकर कुछ इशारा किया। रॉय तुरंत बात समझ गया। अपना हैट हाथ में उठाकर रजिस्टर बगल में दबाकर स्वाभाविक तरीके से चलता हुआ वो बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी चाल में अचानक तेजी आ गई। वो जल्दी जल्दी स्टॉकमेंस नेशनल बैंक पहुंचा। हालांकि लेन देन शुरू होने का वक्त हो रहा था, लेकिन अभी वहां ग्राहक नहीं आए थे। रॉय ने वहां पहुंचते ही कहा, आप लोग जल्दी जल्दी संभल जाइए, कोई नया बैंक निरीक्षक आया है, बड़ा घाघ है, हमारे यहाँ बैठा हुआ एक एक पाई पाई गिन रहा है, और आया भी ऐसे अचानक कि सबको चकमा दे दिया। एडलिंगर साहब ने मुझे ये सब आपको बताने के लिए भेजा है। स्टॉकमेंस नेशनल बैंक के चेयरमैन थे मिस्टर बकले। वे बड़ी उम्र के और मजबूत कद काठी के थे। उन्होंने अपने प्राइवेट दफ्तर के अंदर से रॉय की आवाज सुनी तो उसे वहां बुलाया और पूछा, क्या मेजर किंगमैन बैंक में आ गए हैं? जी हाँ साहब, जब मैं यहाँ के लिए निकला था वो आ गए थे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उन्हें जल्दी से जल्दी मेरी एक चिट्ठी दे दो, लेकिन याद रहे सिर्फ उन्हीं के हाथ में देना। बकले ने जल्दी जल्दी एक चिट्ठी लिखी और रॉय को दे दी। बैंक लौटते ही रॉय ने उसे मेजर किंगमैन के सामने पेश कर दिया। मेजर ने उस चिट्ठी को पढ़ा, फिर उसे मोड़कर अपने कोट की जेब में रख लिया। कुछ पल तक वो अपनी कुर्सी पर लेटी हुई स्थिति में रहे, जैसे किसी गहरे विचार में हो। फिर उठे और खजाने वाले हिस्से में चले गए। वहां से वो चमड़े की एक पुरानी और मोटी फाइल लेकर लौटे। उस फाइल के पीछे चमकदार अक्षरों में लिखा हुआ था, डिस्काउंटेड बिल्स। उसमें बॉन्ड्स के साथ वे बिल थे जिनका भुगतान बैंक को होना था। मेजर ने बिलों का वो गट्ठर अपनी मेज पर पटक दिया और उनमें से कुछ छांटने लगा। इस समय तक नेटलविक कैश की जांच खत्म कर चुका था। आंकड़ों के कागजों पर उसकी पेंसिल तेजी से दौड़ रही थी। अपना काला बैग खोलकर उसने कोई गुप्त नोटबुक निकाली, उसमें जल्दी जल्दी कुछ आंकड़े दर्ज किए और फिर डोरसे की तरफ मुड़ा। उसके चश्मे की चमक से डोरसे की सांस जैसे पल भर के लिए रुक गई। उसे ऐसा लगा मानो उससे ये कहा जा रहा हो कि बेटा इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार। निरीक्षक ने निरपेक्ष भाव से कहा, कैश सब ठीक है। और दूसरे ही पल वो ग्राहकों का खाता रखने वाले बुक कीपर के पास जा पहुंचा। कुछ मिनटों तक खातों के पन्ने और चिट्ठे हवा में फड़फड़ाते रहे। अचानक उसने बुक कीपर से पूछा, पासबुक्स का बैलेंस कितने दिनों में निकालते हो? बुक कीपर हड़बड़ा गया, जल्दी जल्दी बोला, जी महीने में एक बार। ठीक है, निरीक्षक ने कहा और वो जनरल बुक कीपर की तरफ मुड़ गया जो विदेशी बैंकों के चिट्ठे तैयार रखे हुए था। निरीक्षक ने पाया कि वो सारे चिट्ठे ठीक थे। उसके बाद जमा सर्टिफिकेट्स की बारी आई। उन्हें उसने फटाफट देखा, फिर ओवरड्राफ्ट और बिना साइन किए हुए बिल, सबको उसने सही पाया। अब बारी आई कैशियर की। लेन देन, मुनाफे, बैंक की प्रॉपर्टी और शेयर्स के संबंध में किए गए सवालों की ताबड़तोड़ बौछार से एडलिंगर भी थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने अपनी नाक मसली और चश्मे के शीशों को साफ करने लगा।
उसी पल उसे अनुभव हुआ कि उसके पास एक लंबा तगड़ा आदमी खड़ा था, करीब 60 साल की उम्र, खिचड़ी दाढ़ी, सिर पर घने और भूरे बाल और तेज आंखें जो निरीक्षक के चश्मे की चमक के सामने भी झपकी नहीं। उस आदमी को देखते ही कैशियर ने चौंक कर नेटलविक से कहा, "ये बैंक के चेयरमैन हैं, मेजर किंगमैन।" और फिर दो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों ने हाथ मिलाए। एक आज की सभ्यता का पूरी तरह से सुसंस्कृत व्यक्ति था, दूसरा प्रकृति के कहीं अधिक नजदीक था। मेजर किंगमैन मवेशियों का व्यापारी था। वो किसी समय जानवर चराया करता था, घुड़सवार सेना में सिपाही भी रहा था, जिले का हाकिम भी कुछ समय तक रहा था। बाद में उसे फर्स्ट नेशनल बैंक को संगठित करने में भी सफलता मिली। हालांकि अपने दोस्तों के प्रति उसकी दरियादिली कभी कभी हद पार कर जाती थी, लेकिन फिर भी उसका धंधा पनप रहा था। पिछले कुछ सालों से मवेशियों के व्यापार में मंदी आ रही थी, लेकिन फिर भी मेजर का बैंक उन गिने चुने बैंक्स में से था जिन्हें ज्यादा घाटा नहीं हो रहा था। निरीक्षक ने अपनी जेब से घड़ी निकालते हुए तेजी से कहा, "अब सिर्फ लोन के कागज देखना बाकी है। मैं उन्हें इसी समय देखना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई कष्ट ना हो।" उसने कमाल की फुर्ती से बैंक का निरीक्षण निपटाया था, लेकिन उस निरीक्षण में कहीं भी जरा सी भी चूक नहीं थी। आधे घंटे में अगर वो कर्जे और डिस्काउंट भी देख ले तो लगे हाथों शहर के दूसरे बैंक का भी निरीक्षण कर सकता था और उसके बाद 11:45 वाली गाड़ी पकड़ सकता था। असल में वो रात को वहां रुकना नहीं चाहता था। अगले दिन इतवार था, इसी कारण से वो जल्दी कर रहा था। मेजर किंगमैन ने उससे गंभीर और मित्रतापूर्ण स्वर में कहा, "मेरे साथ आइए, हम उन्हें अभी निपटाए लेते हैं। उन कागजों को जितना मैं जानता हूं उतना कोई दूसरा नहीं। कुछ की टांगें थोड़ी लड़खड़ाती हैं, कुछ पर पर्याप्त स्टैंप्स नहीं लगी हैं, लेकिन जब वसूल करने का समय आएगा तो सब ठीक हो जाएंगे।" दोनों चेयरमैन की मेज पर आ गए। निरीक्षक ने दस्तावेजों को बिजली की तेजी से देखना शुरू कर दिया। उन दस्तावेजों का वो खातों से मिलान भी करता जा रहा था। फिर उसने बड़े लोन के कागजों को उठाया, बीच बीच में उनके बॉन्ड्स या जमानत देने वालों के बारे में पूछताछ की। जिस तरह शिकारी कुत्ता शिकार की गंध पाकर चौकन्ना होकर झपट पड़ता है, ठीक उसी तरह उसने उन कागजों को कई बार उल्टा पलटा। आखिर में उसने उनमें से कुछ कागजों को अलग निकालकर अपने सामने रख लिया और बाकी को एक तरफ खिसका दिया। फिर उसने कहा, "मवेशियों के व्यापार की मंदी और खराब फसल को देखते हुए आपके बैंक की हालत काफी अच्छी है। दफ्तर का सारा इंतजाम भी ठीक है, सारा काम ठीक तरह से नियमित रूप से होता है। मेरी सिफारिश है कि बड़े बड़े जो कर्ज हैं उन्हें वसूल कर लिया जाए और जब तक व्यापार की स्थिति सुधरती नहीं है तब तक 2 या 3 महीने से अधिक के कर्जे ना दिए जाएं। और हाँ, एक बात और, ये करीब $40,000 के लोन के दस्तावेज हैं। जैसा कि इनके ऊपर लिखा हुआ है, इनके साथ $70,000 के बॉन्ड्स होने चाहिए। शायद आपने उन्हें तिजोरी या खजाने में रख दिया है। क्या आप उन्हें मुझे दिखा सकते हैं?" मेजर टॉम ने स्थिर नजरों से निरीक्षक की तरफ देखा और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, "नहीं सर, ना तो वो तिजोरी में है और ना ही खजाने में। उनको मैंने निकाल लिया है। इस बात के लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।" नेटलविक ने अपने शरीर में हल्की सी सनसनी महसूस की। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आसानी से निबटता हुआ काम अंत में इतना गंभीर रूप धारण कर लेगा। एक पल के लिए वो रुका, फिर बोला, "ओह, क्या आप अपनी बात को ज्यादा साफ तरीके से कहने की कृपा करेंगे?" मेजर ने अपने शब्द दोहरा दिए। "उन बॉन्ड्स को मैंने निकाल लिया है, अपने पर्सनल काम के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त को बचाने के लिए। कृपा करके मेरे प्राइवेट कमरे में चलिए, वहां हम इस बारे में बात करते हैं।" वो निरीक्षक को बैंक के प्राइवेट कमरे में ले गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उस कमरे में एक डेस्क था, एक मेज़ और करीब आधा दर्जन गद्देदार कुर्सियां। एक दीवार पर 5 फुट के सींग वाले बारहसिंगे का सिर टंगा हुआ था। उसके ठीक सामने दूसरी दीवार पर मेजर की वो तलवार लटकी थी जिससे वो कुछ युद्धों में लड़ा था। नेटलविक के लिए एक कुर्सी रखते हुए मेजर उस खिड़की के पास बैठ गया जहां से पोस्ट ऑफिस और स्टॉकमेंस नेशनल बैंक का नक्काशीदार पत्थर का दरवाज़ा नजर आता था। कुछ देर वो चुप रहा। नेटलविक को लगा कि खामोशी तोड़ने के लिए उसे ही पहले कुछ कहना चाहिए, इसलिए वो बोला, "आप ये जानते ही होंगे कि बॉन्ड्स का गायब होना एक गंभीर बात है। आपको ये भी ज़रूर पता होगा कि मेरा कर्तव्य मुझे क्या करने के लिए मजबूर करता है।
मुझे संयुक्त राज्य कमिश्नर के पास जाना होगा और मेजर टॉम ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूं। आप क्या समझते हैं मैं कायदे कानून जाने बिना ही बैंक चला रहा हूं? आप अपना कर्तव्य कीजिए। मैं आपसे रहम की भीख नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने दोस्त के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप मेरी उस बात को जरूर सुने। नेटलविक कुर्सी से टिककर आराम से बैठ गया। अब उसे सैन रोज़ेरियो में रुकना ही था। शायद उसे करेंसी कंट्रोलर को तार देना पड़े, या फिर शायद संयुक्त राष्ट्र कमिश्नर के यहाँ से मेजर किंगमैन की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी करवाना पड़े। शायद उसे बैंक बंद कर देने का हुक्म भी देना पड़े। ये कोई पहला जुर्म नहीं था जो निरीक्षक ने पकड़ा था। ऐसे मौकों पर उसने लोगों को बुरी तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखा था। बैंक के कर्मचारियों को गलती पकड़े जाने पर सिर्फ घंटे भर की मोहलत मांगने के लिए अपने पैरों पर गिरते पड़ते और औरतों की तरह रोते देखा था। एक कैशियर ने तो उसकी आंखों के सामने ही अपने आप को गोली मार ली थी। लेकिन ये मेजर जो था, ये न जाने क्यों पूरी तरह शांत और स्थिर था। नेटलविक ने महसूस किया कि अगर मेजर अपने दोस्त के बारे में कुछ कहना चाहता है तो उसे सुन लेने में कोई हर्ज नहीं। दाहिने हाथ की कोहनी कुर्सी के हत्थे पर टिकाकर अपनी उंगलियों पर ठोड़ी रखकर वो बैंक के चेयरमैन की कहानी सुनने को तैयार हो गया। उपदेश देने वाले ढंग से मेजर टॉम ने कहना शुरू किया, देखिए मिस्टर नेटलविक, अगर कोई 40 साल तक आग, पानी और तूफानों में आपका दोस्त रहे और जरूरत पड़ने पर आप उसकी मदद करना चाहें तो क्या नहीं करेंगे? निरीक्षक के मन में आया कि कह दे, हाँ हाँ क्यों नहीं, और उसके लिए बैंक से $70,000 के बॉन्ड भी उड़ा लेंगे। लेकिन उसने ऊपर से कुछ नहीं कहा। मेजर टॉम ने आगे कहा, बॉब और मैं दोनों साथ साथ गायें चराते थे। हमने सोने चांदी के लिए एरिजोना, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया के बीहड़ स्थानों की खाक छानी थी। सन 61 के युद्ध में भी हम दोनों साथ थे। हालांकि हमारे दस्ते अलग अलग थे। रेड इंडियनों और घुड़चोरों से भी हम साथ साथ लड़े थे। एरिजोना पर्वत पर 20 फुट बर्फ में दबे हुए एक केबिन में हम दोनों कई हफ्तों तक भूखे रहे थे। हमने भयंकर तूफानों में साथ साथ मवेशी चराए थे। सबसे पहली बार हम लोग एंकर बार गौशाला में मिले थे जहां मवेशियों को दागा जाता था, और तब से हम लोगों ने मुसीबत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे की मदद की। उन दिनों एक दोस्त से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने दोस्त की मदद तो करे, लेकिन एहसान का बदला ना चाहे। मान लीजिए आज आपने अपने दोस्त की मदद की तो हो सकता है कल आपको किसी जंगली कबीले से मुठभेड़ हो जाने पर उसकी जरूरत पड़ जाए, या आपको कोई सांप ही काट ले, या आपको शराब की ही जरूरत पड़ जाए। दोस्ती में लेना और देना तो चलता ही रहता है। अगर आप अपने दोस्त की मदद नहीं करेंगे तो वो आपके आड़े वक्त में कैसे काम आएगा? फिर बॉब तो ऐसा आदमी था जो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। मेरे लिए उसके त्याग की कोई हद नहीं थी। करीब 20 साल पहले मैं इस जिले का हाकिम बन गया। उस समय मैंने बॉब को अपना चीफ डेप्यूटी बना लिया था। ये हमारे मवेशियों का व्यापार शुरू करने से पहले की बात है। जिले का हाकिम और कलेक्टर होना मेरे लिए एक बड़ी चीज थी। मेरी शादी हो चुकी थी। 4 साल का एक लड़का और साल भर की एक लड़की थी। कोर्ट के पास ही हमारा मकान था। फर्नीचर वगैरह सब सरकारी था। हमें किराया भी नहीं देना पड़ता था। उस समय मेरे पास काफी बचत हो रही थी। दफ्तर का ज्यादातर काम बॉब कर लेता था। इससे पहले हम दोनों ने बड़ी मुसीबत और खतरे के दिन देखे थे। रात को खिड़कियों से टकराती हुई बारिश हम दोनों को बहुत पसंद थी। हम आराम से अपने गर्मा गर्म बिस्तरों में पड़े रहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे आराम के लिए बहुत से नौकर मौजूद हैं और लोग हमारे सामने आदर से सिर झुकाते हैं। फिर इसके अलावा मुझे बड़ी ही सुंदर पत्नी मिली थी। बच्चे भी खूबसूरत थे। खुशहाली के उन दिनों में बॉब हर पल मेरे साथ था। मुझे लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ। असल में उन दिनों मैं वाकई बहुत खुश था। इतना कहकर मेजर ने सांस छोड़ी और स्वाभाविक ढंग से खिड़की से स्टॉकमेंस नेशनल बैंक की तरफ देखा। निरीक्षक ने अपनी ठोड़ी अब बाएं हाथ की उंगलियों पर रख ली थी। मेजर ने फिर से कहना शुरू किया, सर्दियों में एक दिन टैक्स की वसूली की रकम इतनी ज्यादा आने लगी कि मैं हफ्ते भर तक उस रकम को जमा करने बैंक नहीं जा सका। चेक मैंने एक सिगार बॉक्स में बंद कर दिए और रकम को एक थैले में भरकर दफ्तर की तिजोरी में बंद कर दिया। उस हफ्ते मुझे इतना काम करना पड़ा कि मैं बीमार पड़ने को हो गया। मेरा शरीर और दिमाग जवाब दे रहे थे। रात को सोते वक्त भी मुझे चैन नहीं मिलता था।
डॉक्टर ने मुझे दवा भी दे दी थी, लेकिन इस सब के बावजूद सोते समय टैक्स की रकम मेरे दिमाग पर बोझ बनी रहती थी। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि तिजोरी काफ़ी मजबूत थी और उसका ताला खोलने का नंबर सिर्फ मुझे और बॉब को मालूम था। शुक्रवार की रात को थैले में करीब $6,500 थे। शनिवार की सुबह मैं हमेशा की तरह दफ्तर आया। तिजोरी में ताले ठीक तरह से लगे हुए थे और बॉब अपनी जगह पर काम कर रहा था। तिजोरी खोलने पर मैंने देखा कि रकम गायब थी। मैंने बॉब को आवाज़ लगाई और कचहरी के लोगों को पुकारते हुए हमने चोरी की घोषणा कर दी। ये जानते हुए भी कि इस चोरी से इल्ज़ाम हम दोनों के ऊपर आएगा, बॉब शांत रहा। 2 दिन बीत गए, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। ये तो निश्चित था कि चोर बाहर का कोई आदमी नहीं था, क्योंकि ताले का नंबर किसी और को मालूम ही नहीं था। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। एक दिन तीसरे पहर मेरी पत्नी एलिस दोनों बच्चों के साथ ऑफिस में आई। वो क्रोध से जमीन पर पैर पटक रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं। चिल्लाते हुए वो बोली, लोग झूठी बातें बक रहे हैं। और फिर वो बेहोश हो गई। मैंने उसे संभाल कर लिटा दिया। मैंने उसे इस तरह से चिल्लाते हुए पहली बार देखा था। मेरे दोनों बच्चे जैक और जिल हमेशा शेर के बच्चों की तरह उछलकूद मचाया करते थे। दफ्तर आते ही वे सबसे पहले अपने बॉब अंकल के कंधों पर चढ़ जाते थे, लेकिन उस समय वे तीतर के बच्चों की तरह सहमे हुए थे। जीवन के संघर्ष की यह उनके ऊपर पहली परछाई थी। बॉब अपनी जगह पर बैठा काम कर रहा था। वो उठा और बिना एक भी शब्द बोले बाहर निकल गया। उन दिनों अदालत लगी हुई थी। अगले दिन सुबह बॉब ने वहां जाकर कबूल कर लिया कि वो चोर है। उसने ये भी बता दिया कि उस रकम को वो जुए में हार चुका है। कई सालों से हजारों सगे संबंधियों की बजाय वो मेरे कहीं ज्यादा निकट था, लेकिन 15 मिनट के अंदर उसकी गिरफ्तारी का वारंट मेरे हाथ में था। मैंने बॉब से कहा, देखो, ये दफ्तर है, वो मेरा घर, वो मेन और उधर कैलिफोर्निया, और वो रहा फ्लोरिडा। इस हद के बाहर तुम नहीं जा सकते। तुम मेरी निगरानी में हो। मैंने तुम्हारी जमानत दी है। पेशी के वक्त आ जाना। बॉब ने लापरवाही से उत्तर दिया, थैंक यू टॉम, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे। अदालत अगले सोमवार को बैठेगी, इसलिए अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं यहीं दफ्तर के आसपास घूमूंगा फिरूंगा, और अगर हो सके तो एक मेहरबानी और कर देना, कभी कभार अपने बच्चों को बाहर मैदान में मेरे साथ खेल लेने दिया करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बच्चों के लिए कोई मनाही थोड़े ही है। उनके साथ खेलने के लिए तुम्हारा हमेशा स्वागत है, मैंने कहा। इतना कहकर मेजर टॉम एक पल के लिए रुक गया। उसी समय रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी। दक्षिण की तरफ से आने वाली गाड़ी सैन रोजेरियो पहुंच चुकी थी। मेजर ने अपनी घड़ी देखी। ठीक 10:35 हुए थे। एक पल रुककर उसने आगे कहना शुरू किया। इस तरह बॉब दफ्तर के आसपास सिगार पीता और अखबार पढ़ता हुआ घूमता रहा। उसकी जगह मैंने एक दूसरे आदमी को काम पर रख लिया। एक दिन जब मैं दफ्तर में अकेला था, बॉब मेरे पास आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसा कि उस समय हो जाया करता था जब वो सारी रात मवेशी चराया करता था। उसने मुझसे कहा, टॉम, जंगली लोगों का सामना करने या पानी से मीलों दूर लावे के रेगिस्तान में पड़े रहने से भी कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे इस समय हो रही है, लेकिन इस तकलीफ को मैं आखिरी दम तक झेलूंगा। तुम्हें खुद मालूम है कि पीठ दिखाकर भागने का मेरा स्वभाव नहीं है। तुम अगर एक बार कह दो कि बॉब, मैं तुम्हें समझता हूं, तो मेरा काम बहुत हल्का हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उससे कहा, बॉब, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। इस दुनिया में ऐसा भला क्या है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? लेकिन साफ साफ तो बोलो, क्या बात है? अच्छा ठीक है। इतना कहकर वो फिर से अखबार पढ़ने लगा और उसने दूसरा सिगार जला लिया। अगले दिन अदालत की पेशी थी। रात को मुझे पता चला कि वो मुझसे क्या चाहता था। सोने से पहले मैं निश्चिंत होना चाहता था, लेकिन चिंताएं मुझे घेरे रहीं। आधी रात बीत जाने के बाद मुझे झपकी आई और जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अस्त व्यस्त कपड़ों में कचहरी के एक बरामदे में खड़ा हुआ हूँ। मेरी एक बाह बॉब ने पकड़ी है और दूसरी मेरे परिवार के डॉक्टर ने। एलिस चिल्ला रही है और मुझे झकझोर रही है। मुझे बिस्तर में ना पाकर उसने डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। घर लौट आने पर वो बताता रहा कि किस तरह लोगों ने इस बीमारी में अजीब अजीब काम किए। मैं ठीक तरह से कपड़े नहीं पहने हुए था, इसलिए मुझे सर्दी लगने लगी थी। मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी।
मैंने रजाई निकालने के लिए कपड़ों की एक पुरानी अलमारी खोली। रजाई के साथ रकम का वो थैला जो तिजोरी से गायब हुआ था अलमारी से बाहर आ गिरा। इसी थैली को चुराने के अपराध में तो अगले दिन बॉब को अदालत के सामने हाजिर होना था। मैं चिल्लाया, ये कमबख्त यहां कहां से निकला? जितने लोग उस समय वहां मौजूद थे उन्होंने देखा होगा कि मैं कितनी बुरी तरह से हैरान रह गया था उस थैले को देखकर। सारी घटना बॉब के दिमाग में कौंध गई। वो अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे यार, तुम भी अव्वल दर्जे के भुलक्कड़ हो। तुम्ही ने तो इसे अलमारी में रखा था। बात यूं हुई थी कि मैं तुम्हें तिजोरी से थैला निकालते हुए देखकर तुम्हारे पीछे पीछे आ गया था। खिड़की से मैं देखता रहा कि तुमने थैला इस अलमारी में बंद कर दिया है। बड़े गधे हो तुम तो। तुमने अदालत में ये क्यों कह दिया कि तुमने उसे चुराया है? मैंने उससे कहा। बॉब ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम थैला नींद में निकाल कर लाए थे। मैंने देखा कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े हुए जैक और जिल की तरफ है। उस समय मैं बॉब को देखकर ही समझ पाया कि दोस्ती के क्या मायने होते हैं। मेजर टॉम ने रुककर एक सांस ली और खिड़की के बाहर देखा। स्टॉकमेंस नेशनल बैंक की सामने वाली बड़ी खिड़की पर किसी ने पीला पर्दा गिराया। हालांकि उस समय तक सूरज इतना नहीं चढ़ा था कि पर्दा डालने की जरूरत होती। नेटलविक अपनी जगह पर सीधा तनकर बैठ गया। उसने बड़े ही धैर्य से बिना खास रुचि के मेजर की अब तक की बात सुनी थी। उसका उसके ऊपर थोड़ा असर भी पड़ा था, लेकिन जहां तक मामले पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रश्न था उसमें छूट देने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसने सोचा कि पश्चिमी प्रांत के लोग भी कितने भावुक और सच्चाई से कितने दूर होते हैं। उनका स्वभाव कारोबारी नहीं होता। उनकी उनके मित्रों से रक्षा करनी चाहिए। मेजर की बात अब तक खत्म हो चुकी थी, लेकिन उससे नेटलविक की सख्ती में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। उसने कठोर स्वर में कहा, मैंने आपकी सारी कहानी सुन ली। अब अगर आपको जो बॉन्ड गायब हुए हैं उनसे संबंधित कोई बात कहनी हो तो कहिए। गायब बॉन्ड? क्या मतलब? अचानक मेजर टॉम निरीक्षक की तरफ मुड़ा। उसकी नीली आंखों में एक चमक थी। अपनी जेब से उसने मुड़े हुए कागजों का एक बंडल निकाला और उसे नेटलविक के सामने फेंकता हुआ खड़ा हो गया और बोला, यही वो बॉन्ड है जिन्हें मैंने निकाल लिया था, क्योंकि उस समय आप कैश की जांच कर रहे थे। आप खुद कागजों से इनका मिलान कर लीजिए। मेजर निरीक्षक को बैंक के दफ्तर में वापस ले आया। निरीक्षक भौचक्का, चकराया और भन्नाया हुआ था। उसे लगा कि उसे चकमा दिया गया है। बिना असली बात बताए उसे किसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया और बाद में दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। शायद उसकी निरीक्षक की हैसियत के साथ खिलवाड़ भी किया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसकी पकड़ में आ पाती। बिना सबूत के रिपोर्ट करना भी बेवकूफ़ी ही होती। उसने बड़े ही गुस्से और बेरुखी के साथ उन बॉन्ड्स का कागजों से मिलान किया और पाया कि सब कुछ ठीक था। चलते समय अपना काला बैग हाथ में लेकर वो मेजर किंगमैन की तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, मुझे बहकाने के लिए तुमने ये जो किस्सा सुनाया, मैं नहीं जानता कि उसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना तो उसमें कोई मजाक की बात थी और ना ही उससे कोई काम की बात निकलती है। मुस्कुराते हुए मेजर टॉम ने उत्तर दिया, बेटे, दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम नहीं समझ सकते। जो भी हो, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुम एक बकवास करने वाले बूढ़े की नीरस बातों को इतनी देर तक सुनते रहे। दरअसल क्या है ना कि हम टेक्सास के रहने वाले बूढ़े लोगों को अपनी बहादुरी के कामों के बारे में बात करने की आदत होती है। हमारे सारे दोस्त और मिलने वाले हमारी इस आदत को जानते हैं, इसलिए जैसे ही हम अपनी कहानी कहना शुरू करते हैं वे पिंडा छुड़ाकर भाग जाते हैं। इसीलिए हम अपने किस्से सुनाने के लिए अजनबियों को पकड़ते हैं। इतना कहकर मेजर शरारत से मुस्कुराया, लेकिन निरीक्षक गुस्से से सिर झुकाए हुए बैंक से बाहर चला गया। बैंक के कर्मचारी उसे सामने की सड़क पार करते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने देखा कि वो स्टॉकमेंस नेशनल बैंक में दाखिल हो रहा था। मेजर टॉम अपनी जगह पर बैठ गया और उसने अपनी जेब से वो चिट्ठी निकाली जो रॉय ने उसे लाकर दी थी। वो उसे एक बार जल्दी में पढ़ चुका था। अब नम आंखों से उसने दोबारा उसे पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय टॉम, सुना है कि सरकार का एक जासूसी कुत्ता तुम्हारे बैंक में जांच करने आया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 या 2 घंटे में हमारे यहाँ भी आ धमकेगा। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ मेरे लिए एक काम कर दो।
बैंक में इस समय $2200 हैं, जबकि होने चाहिए 20,000। कल तीसरे पहर मैंने मवेशी खरीदने के लिए रॉस और फिशर को $18,000 दे दिए थे। उनसे 1 महीने के अंदर $40,000 वापस आ जाएंगे, लेकिन निरीक्षक को ये बात समझाना बहुत मुश्किल होगा। रॉस और फिशर अपने कितने जिगरी दोस्तों में से हैं, ये तो तुम जानते ही हो। वही जॉन फिशर जिसने एल पासो में जुए के फंड वाले को गोली मार दी थी। उन्हें $18,000 देने की बात सादे कागजों पर लिखी हुई है, उसके साथ ज़रूरी बॉन्ड भी नहीं है। मैंने सैम ब्रैडशॉ को बैंक के $20,000 भेजने के लिए तार दे दिया है। वे 10:35 वाली गाड़ी से यहाँ आ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि उस वक्त तक तुम उसे मेरे बैंक में आने से रोके रहोगे, चाहे तुम्हें उसे बांध कर रखना पड़े, चाहे उसके ऊपर ही क्यों ना बैठ जाना पड़े, पर प्लीज उसे रोके रखना। गाड़ी आ जाए तब हमारी सामने वाली खिड़की पर नजर रखना। जैसे ही रुपया बैंक में आ जाएगा, हम इशारा करने के लिए खिड़की पर पर्दा डाल देंगे। मैं तुम्हारे ही भरोसे हूँ टॉम। तुम्हारा पुराना यार बॉब बकले, चेयरमैन स्टॉकमेंस नेशनल। मेजर ने चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मुस्कुराते हुए उसने राहत की सांस ली और बड़बड़ाया, कमबख्त को जरा सा भी खतरे का ख्याल नहीं रहता। लेकिन कोई बात नहीं, चलो 20 साल पहले के एहसान का कुछ तो बदला चुका। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।